नमस्कार दोस्तों। पूर्ण ज्योतिष में प्रश्न ज्योतिष सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मूक प्रश्न प्रश्न ज्योतिष का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रश्न में ज्योतिषी की कामयाबी इस बात में है कि उसके पास जब भी कोई नेटिव आए तो उसके कहे बगैर बगैर पूछे हुए वो समझ जाए कि ये नेटिव किस लिए आया है। उसके लिए ज्योतिषी को क्या करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को क्या करना चाहिए, जैसे ही कोई भी नेटिव आता है तो उसका प्रश्न चार्ट वो बना ले और प्रश्न चार्ट के बेस पे एनालाइज करने की कोशिश करे कि वो जो नेटिव आया है उसके पास वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है, उसकी क्या दुविधा है, क्या परेशानी है। अब इसको पता करने के लिए पुराने समय में एक अलग टेक्निक यूज होती थी कि सभी प्रश्नों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था कि प्रश्न या तो वो धातु या मेटल से रिलेटेड होगा। अब धातु और मेटल में जो ऑब्जेक्ट आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो जनरली हम होते हैं जो भी आर्टिकल्स एक्सकेवेशन से ज़मीन में से निकलते हैं, खोद कर जिन्हें निकाला जाता है फ्रॉम द अर्थ, लाइक मेटल्स और मिनरल्स, उनसे रिलेटेड प्रश्न हुआ करते थे। दूसरे तरीके के प्रश्नों को क्लासिफाई किया हुआ है मूल, या जिसे हम बोलते हैं वेजिटेशन। तो वेजिटेशन वो चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न होते थे। ऑल दोज थिंग्स विच ग्रो फ्रॉम द अर्थ, मतलब ज़मीन में जो भी चीज़ें ग्रो होती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न होते थे। जैसे खेती से रिलेटेड हो गए, और इसमें जो मैटर आता है वो होता है रूट्स, वेजिटेशन एंड वुड। तो इनसे रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड हो गया आपका, रूट से रिलेटेड हो गया, वेजिटेशन से रिलेटेड प्रश्न होते थे। और तीसरे तरीके के प्रश्न को क्लासिफाई किया हुआ था जीव या लिविंग बीइंग, लोगों के बारे में। तो जितनी भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो आदमी हो, इंसान हो, एनिमल्स हो, एक्वेटिक एनिमल हो, एक्वेटिक लाइफ हो, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो यदि आप ध्यान से सोचें तो ये तीन ही तरीके के प्रश्न लेकर कोई भी नेटिव आपके पास आएगा। किसी की मैरिज से रिलेटेड आएगा, किसी की प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्न लेकर आएगा, किसी की और किसी डिजीज से रिलेटेड लेकर आएगा तो वो जीव से रिलेटेड प्रश्न हो गया। सोने चांदी से लेकर आएगा, चोरी से रिलेटेड लेकर आएगा तो वो मेटल से रिलेटेड प्रश्न हो गया। इसी तरीके से खेती बाड़ी या इस तरीके की चीज़ों से लेकर आएगा तो वो आपका मूल से रिलेटेड हो गया। तो पहले के टाइम पे हम इनको इन तीन तरीके के प्रश्नों में डिवाइड करते थे। और मूक प्रश्न मतलब नेटिव के बताए बगैर, या आपके पास आया नेटिव और जहाँ तक उसने आपको कुछ भी नहीं बताया और हमें प्रश्न कुंडली के बेस पे उसको एनालाइज करना है। तो इसको एनालाइज करने के दो तरीके हैं। एक आपका ओल्ड व्यू था, पुराना तरीका, पुराने टाइम पे, जिसे हम क्लासिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अब क्लासिकल प्रिंसिपल आज के समय पर उतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस तरीके का ना ही एनवायरनमेंट है, ना ही आपके पास प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि आप यदि एक सिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो वेजिटेशन से रिलेटेड हार्डली आपके पास कोई प्रश्न आएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो जीव या मेटल से रिलेटेड आएंगे। तो वह हम इसको मॉडर्न टेक्निक में किस तरीके से देखेंगे, आज मैं इस बात पर डिस्कस करूंगा। लेटर ऑन क्लासेस में आई विल एक्सप्लेन कि क्लासिकल प्रिंसिपल के बेस पर आप मूक प्रश्न कैसे डिसाइड करेंगे। एक एस्ट्रोलॉजर की कामयाबी या सफलता इसी बात में है कि वो उसके पास जो भी नेटिव आता है उसके कहे बगैर उसके प्रश्न को जान जाए। उसी को हम मूक प्रश्न बोलते हैं कि वो आकर बैठा और आपने अपना आप एनालाइज कर लिया और उससे कंफर्म आप चाहे फिर उसे कर लें कि ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं 4 या 5 प्रिंसिपल्स की बात करूंगा, आप ध्यान से इसको समझ लें। ताजिक योग जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने वर्सफुल सीरीज में ताजिक योग बताए हुए हैं टोटल, आप उन्हें भी देख लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे कर सकते हैं। और जो लोग प्रश्न शास्त्र में यदि अपना एक्सेल करना चाहते हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी उन योगों को अच्छे से समझ लें। यहाँ पर मैं योगों के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा कभी कभार कोई न कोई पॉइंट आएगा। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, आप नोटबुक ले लें और इसमें नोट कर लें, मून एंड इट्स नक्षत्र। चंद्रमा और उसके नक्षत्र को आपने देखना है। प्रश्न कुंडली के अंदर आप देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है।
और उसके नक्षत्र लॉर्ड का भी प्लेसमेंट देख लीजिए। मतलब दो चीज़ें देखी है नहीं आपको, प्लेसमेंट ऑफ मून इन प्रश्न कुंडली एंड नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मून। जैसे चंद्रमा आपका सपोज आपने कहीं भी प्लेस कर दिया और वो सपोज अश्विन नक्षत्र में है, यहाँ पे चंद्रमा आपने यहाँ पे बिठा दिया तो चंद्रमा ये लग्न में बैठ गया है और इसका लॉर्ड अश्विन नक्षत्र सपोज केतु यहाँ पे बिठा दिया मैंने तो 10th हाउस में आ गया ये। अब मुझे एनालाइज करना है किस चीज़ से रिलेटेड प्रश्न होगा, तो ये लग्न से रिलेटेड होगा और उसका लॉर्ड जो हो गया वो जाके बैठ गया 10वें घर में, तो 10वें घर से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो 10वें घर और लग्न से रिलेटेड प्रश्न मतलब आप उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड समझ सकते हो, फेम से रिलेटेड समझ सकते हो, कुछ रिवार्ड अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न समझ सकते हो। इस तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे। अब इसमें हमें क्या है कि और भी आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो नॉट ओनली चंद्रमा और उसका नक्षत्र, आप लग्न लॉर्ड और कार्येश को भी देखें। कार्येश तो हमें पहले से पता नहीं होगा। कार्येश वो होता है जिस हाउस से रिलेटेड प्रश्न हो उसके लॉर्ड को कार्येश बोलते हैं, जिस भाव से रिलेटेड प्रश्न हो। जैसे 5वें भाव से रिलेटेड प्रश्न है तो कार्येश 5वें भाव का स्वामी हो गया। मगर आपको कार्य तो ऑलरेडी पता नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, जो मैं पहला कंसेप्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको चंद्रमा की पोजीशन देखनी है, चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है मून का उसकी पोजीशन देखनी है और लग्न लॉर्ड की भी आप पोजीशन देख लीजिएगा और उसके बेस पे आप देखेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड प्रश्न होगा। एनालाइज हमें अलग अलग केसेस में अलग अलग करना पड़ेगा कि ये सभी कहाँ पर प्लेस्ड हैं। अब आपका सपोज चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है और नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पर आपका 8th हाउस में जाकर लग्न लॉर्ड बैठ गया, तो आप देख सकते हो कि नेटिव को कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। इस तरह की प्रॉब्लम आप उसको प्रेडिक्शन दोगे कि आपका इससे रिलेटेड प्रश्न है क्या, तो नेटिव आपका कंफर्म कर ही देगा आपको। दूसरा जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, पहला सूत्र मैंने बताया चंद्रमा एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड मून है। दूसरा है एंट्री ऑफ ए प्लैनेट इन ए साइन। आप जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने प्रश्न कुंडली बनाई, अब आप देखें ऑलवेज आपको गोचर में पता होना चाहिए कौन सा ग्रह किस साइन में अभी एंटर होने वाला है, किस साइन से निकलने वाला है, कौन सा ग्रह आपका रेट्रो होने वाला है वक्री और वो फिर डायरेक्ट होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। प्रश्न के समय पर जब भी नेटिव आपके पास आया तो आप देखिए इमीडिएटली उसके आसपास में कौन सा ग्रह ने अपना साइन चेंज किया है, एक राशि से दूसरी राशि में एंटर हुआ है। जैसे मैं अभी आज की बात करता हूँ तो आप देखते हैं कि अभी कल या परसों में शनि, आज 1 नवंबर है, 2 नवंबर सैटर्न डायरेक्ट होगा, तो हमें इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो आप समझ लीजिए जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कि सपोज बुध आपका किसी भी साइन में, अभी कंसिडर कर लेते हैं हम इसमें लिब्रा के अंदर है और लिब्रा से वो एंटर हो गया आपका इसके अंदर वृश्चिक राशि में 8वें घर में, प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे तो उस हाउस से रिलेटेड प्रश्न हम देख सकते हैं। और दूसरी एक बात हो रहा है, यदि उसको कोई समस्या या प्रॉब्लम आई है, नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो जब तक वो ग्रह उस हाउस के अंदर रहेगा तब तक उसकी प्रॉब्लम है और समस्या बनी रहेगी। आप कहेंगे कि भाई सपोज कोई नेटिव चंद्रमा ने राशि परिवर्तन किया 1 से 2 में आ गया, कोई खो गया है और आपके पास वो प्रश्न लेकर आ गया, पर्सन खो गया है, तो चंद्रमा जब तक 2 साइन में रहेगा तब तक उसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। जैसे ही चंद्रमा अब ये भी राशि फिर से परिवर्तन करेगा तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसी तरीके से कोई अच्छी चीज़ होगी उसके साथ, बेटर इवेंट हो रहे हैं उसके साथ, तो जैसे ही वो आपका एक राशि से राशि परिवर्तन किया किसी ग्रह ने, जब तक ग्रह उस राशि के अंदर सिचुएटेड रहेगा तब तक उसके साथ वो अच्छा या बुरा जो भी घटनाएं वो होती रहेगी। जब वो फिर से राशि परिवर्तन करेगा, अगले साइन में जाएगा, तब आप कह सकते हो कि उसके साथ वो चीज़ चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आपको ये भी देखना है कि उस समय पर यदि कोई भी ग्रह आखिरी डिग्रियों में हो, लास्ट डिग्री में हो, तो लास्ट डिग्री में हो तो वो राशि परिवर्तन करने वाला है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा भी मानते हैं कि वो लास्ट डिग्री में जब कोई ग्रह पहुंचता है तो वो भी उसको
कोई इवेंट दे देता है, कोई प्रॉब्लम दे देता है, और जैसे ही वो लास्ट डिग्री से नेक्स्ट साइन में जाएगा तो या तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी या वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो हमें उसकी पोजीशन के बेस पे देखना है कि वो किस घर की लास्ट डिग्री से, राशि की लास्ट डिग्री से किस भाव के अंदर जा रहा है। जब 7th हाउस की लास्ट डिग्री से वो आपका 8th हाउस के अंदर एंटर होने वाला है तो आप कहेंगे कि उसको कुछ ना कुछ आपकी परेशानियां होने वाली हैं। 6th हाउस से 7th हाउस में जा रहा है तो वो आपका अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रिडिक्शन देंगे। थर्ड जो कंपोनेंट आता है इसके अंदर, लग्न लॉर्ड एंड उसका ताजिक रिलेशन। लग्न लॉर्ड, लग्न का स्वामी और उसका ताजिक रिलेशन। अब लग्न के स्वामी और उसके ताजिक रिलेशन के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे जैसे इसकी लग्न है, एरीज लग्न है या मेष राशि है, इसका लॉर्ड लाइक मंगल हो गया, तो सबसे पहला काम आपको करना है, आप ये चीज़ नोट कर लें, उस ग्रह का लाइक यहाँ पे मंगल हो गया या मार्स हो गया, मार्स का लॉन्गिट्यूड नोट कर लें। केवल डिग्री नोट करनी है आपको, साइन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज मार्स की हम डिग्री मान लेते हैं 20 डिग्री, ये नोट कर लिया आपने प्रश्न चार्ट में। पर ये सारी चीज़ें प्रश्न चार्ट की हो रही हैं, कहीं बर्थ चार्ट लेकर नहीं बैठ जाना है। अब हम देखेंगे इसका क्लोजेस्ट ताजिक रिलेशन किसके साथ हो रहा है। ताजिक एस्पेक्ट आपको पता होगा, 2, 12 और 6, 8 के अलावा बाकी एस्पेक्ट होता है, दृष्टि होती है, शत्रु हो या मित्र दृष्टि हो, दृष्टि को दृष्टि ही मान के चलेंगे। जब कोई भी ग्रह उससे दूसरे 12वें या छठे 8वें भाव में हो तो दृष्टि नहीं होती, बाकी दृष्टि होती है। अब इसका अपने लॉन्गिट्यूड या जिसको वोगांश बोलते हैं, डिग्री नोट करनी है प्लेनेट की। देखना है कि ये पूरे चार्ट के अंदर किन किन ग्रहों के साथ ये रिलेशनशिप बना रहा है ताजिक, किन किन ग्रहों के साथ ताजिक रिलेशनशिप बना रहा है। तो ताजिक रिलेशनशिप ये 2 तरीके के ग्रहों के साथ बनाएगा, एक जो इससे फास्ट होंगे, स्पीड से चलते हैं, और दूसरे जो स्लो होंगे। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होंगे या स्लो मूविंग, उनके साथ ताजिक रिलेशनशिप बनाएगा। और 2 तरीके के योग बनाएगा, या तो ये आपका इस साल योग बनाएगा या इसरफ योग बनाएगा। तो हमें क्या करना है, लॉन्गिट्यूड लग्न लॉर्ड का देखना है, और लग्न लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड नोट करके हमें देखना है कि वो किन किन ग्रहों के साथ ताजिक रिलेशनशिप बना रहा है। कोई फास्ट मूविंग से बना रहा है या स्लो मूविंग के साथ बना रहा है, तो किसी के साथ ये इसरफ योग बना रहा होगा और किसी के साथ ये इस साल योग बना रहा होगा। फर्दर आपको नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, लग्न लॉर्ड की पोजीशन देखनी है, लग्न के स्वामी की पोजीशन देखनी है। दूसरा आपका देखना है कि किस प्लेनेट की, जो भी ग्रह इसकी क्लोजेस्ट एस्पेक्ट कर रहा है ऑन इट्स लॉर्डशिप। लग्न लॉर्ड पे जो भी ग्रह क्लोजेस्ट एस्पेक्ट कर रहा है, और यहां पे एस्पेक्ट होगी आपकी ताजिक एस्पेक्ट होगी, और वो दीपांशा रेंज के अंदर होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेरी हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लग्न लॉर्ड की डिग्रीज ले लेंगे, देखेंगे वो किसके साथ क्लोजेस्ट ताजिक एस्पेक्ट बना रहा है, नोट कर लेंगे किसके साथ इसरफ योग बना रहा है, इस साल योग बना रहा है, कुछ ना कुछ योग बना रहा होगा। तो ताजिक एस्पेक्ट के लिए आप मेरा वीडियोस देख सकते हो, किस तरीके से हम देखेंगे क्या दीप्तांशा रेंज होती है। उस टॉपिक को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। किस तरीके से इस तरफ योग होता है, इस साल योग होता है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आपका लग्न लॉर्ड या तो इस तरफ योग बना रहा होगा या इस साल योग बना रहा होगा। अब प्रश्न सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेरी हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। यदि वो इस साल योग बना रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो प्रश्न फ्यूचर से रिलेटेड होगा, आगे के होने वाले इवेंट से रिलेटेड होगा। इस तरफ योग बना रहा है तो वो प्रश्न होगा जो इवेंट हो चुके हैं उनसे रिलेटेड होगा, पास्ट इवेंट से रिलेटेड होगा। और यदि वो जो योग बना रहा है क्लोजेस्ट 1 डिग्री के अंदर बन रहा है, बिटवीन 2 प्लैनेट्स, 1 डिग्री के अंदर अंदर यदि वो बन रहा है तो इसका मतलब वो करंट इवेंट से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इस तरफ और लग्न लॉर्ड इस तरफ और इस साल योग जो बना रहा है उसके बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं मूव प्रश्न की नेटिव किस तरीके का प्रश्न लेकर आया है, क्या वो पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है।
अब ये तो आपको ये पता चल गया कि किससे रिलेटेड प्रश्न है, पास्ट से फ्यूचर से, मगर किस हाउस से रिलेटेड है ये पता करने के लिए आप पोजीशन देखिए लग्न लॉर्ड की, और पोजीशन देखिए जो लग्न लॉर्ड के साथ क्लोजेस्ट एस्पेक्ट में है, जो सबसे क्लोज एस्पेक्ट में जो प्लेनेट है उन दोनों की पोजीशन देखिए, उन्हीं हाउसेज या भावों से रिलेटेड प्रश्नों का लग्न लॉर्ड किस हाउस में, और दूसरा आप देखिए कि जो उसके साथ क्लोजेस्ट ताजिक रिलेशन बना रहा है जो भी प्लेनेट, वो जिस भी हाउस में उनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। दो हाउसेज का आपका कॉम्बिनेशन है और उससे रिलेटेड आपको प्रश्न हो सकता है, दोनों सेम ही भाव के अंदर हो, अलग अलग भाव के अंदर हो। अब मैं चौथे पॉइंट पर बात करूंगा। 3 पॉइंट पे मैंने बात की, मून एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड, एंट्री ऑफ ए प्लैनेट इन ए साइन, और तीसरा लग्न एंड इट्स ताजिक रिलेशन। चौथे जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो आता है क्लोज डिग्री ऑफ ए प्लैनेट, और यहाँ पे एस्पेक्ट की जरूरत नहीं है ताजिक की। कोई भी प्लैनेट दो क्लोज डिग्री पे हो, आप चार्ट के अंदर देखिए कोई भी दो प्लैनेट एक दूसरे से बहुत क्लोज डिग्री पे हो, और क्लोज डिग्री पे होने के लिए उन दोनों को सेम साइन में होना जरूरी नहीं है। सपोज आपका यहाँ पे मैंने मंगल 20 डिग्री पे लिया, कहीं दूसरी जगह जुपिटर 19 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो जनरली बहुत क्लोज डिग्री को 1 डिग्री को क्लोज डिग्री मानते हैं। यहाँ पे आपको ये कंसीडर नहीं करना है कि उन दोनों के बीच में ताजिक एस्पेक्ट होना जरूरी नहीं है, कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हो या उनके बीच में कोई ताजिक योग बनना जरूरी नहीं है। आप केवल डिग्रीज नोट कर लीजिए दो प्लैनेट्स की विदाउट ताजिक एस्पेक्ट, तो वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से लिंक होंगे। तो उनके बीच में यदि क्लोज डिग्री है, यदि म्यूचुअल ताजिक एस्पेक्ट भी नहीं है, तो उन दोनों से रिलेटेड प्रश्न भी हो सकता है। आप उनके साइन को भी इग्नोर कर देंगे तो वो प्रश्न से रिलेटेड आपका जवाब दे सकते हैं। जो भी दो प्लैनेट एक दूसरे से क्लोज डिग्री में, जैसे एक प्लैनेट है आपका लग्न में बैठा हुआ है 19-20 डिग्री पर, और दूसरा बैठा हुआ है 7th हाउस में 19 डिग्री पे, ये क्लोज हो गए। इसका मतलब फर्स्ट और 7th हाउस से रिलेटेड प्रश्न हो गया आपका, नेटिव की मैरिज से रिलेटेड हो गया। एक प्लैनेट बैठा हुआ है 5th हाउस में क्लोज डिग्री में, एक प्लैनेट बैठा हुआ है दूसरा लग्न में, दोनों क्लोज डिग्री में है, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न हो गया या बच्चों से रिलेटेड प्रश्न हो गया। इस तरीके से हम मुख्य प्रश्न के बारे में जान सकते हैं। अगला जो एक 5th वन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है राहु एंड केतु। जनरली ज़्यादातर लोग प्रश्न में राहु केतु का यूज़ नहीं करते, मगर राहु केतु का यूज़ करना चाहिए। इट हैज़ ए वेरी इमेंस इम्पोर्टेंस, और ये इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है यदि राहु केतु लग्न लॉर्ड से रिलेट हो जाए या चंद्रमा से रिलेट हो जाए। किसी भी प्रश्न कुंडली में यदि लग्न लॉर्ड या चंद्रमा से राहु केतु रिलेट हो जाए, या कहीं पे भी चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड हो जाए राहु एंड केतु, तो हमें चार्ट को एनालाइज करने के लिए राहु और केतु को ध्यान से देखना चाहिए। राहु केतु को हमें तब स्पेशली देखना है यदि वो लग्न लॉर्ड से रिलेट है, चंद्रमा से रिलेटेड है, या आपको पता चल चुका है कि किस प्रश्न से रिलेटेड क्वेरी है और उसके कार्य से भी वो रिलेटेड है। तो राहु और केतु को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि वो किस हाउस में उनसे रिलेट हो रहे हैं, तो उस राहु से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देना है आपको। तो यहाँ पर रिलेशन में हाउस इंपॉर्टेंट है, ना कि किस साइन के अंदर वो प्लेस्ड है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो मूक प्रश्न आपको जानना है एस्ट्रोलॉजर को, इसका नेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को पता करना है कि किस तरीके का प्रश्न होगा। तो मैंने 5 कॉम्बिनेशन बताए हैं कि आप चंद्रमा और उसका नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, हालांकि आप लग्न लॉर्ड का भी नक्षत्र लॉर्ड देख सकते हैं। वो जिन हाउसेज में होंगे उनसे रिलेटेड प्रश्न होगा। जिस भी ग्रह ने राशि बदली है या जो आखिरी डिग्रियों में है उनसे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। लग्न लॉर्ड और उसकी जिसके साथ भी क्लोजेस्ट ताजिक रिलेशनशिप है, जिस भी ग्रह के साथ, उन दोनों से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। उन भावों से रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना है। उन भावों से या उसकी लॉर्डशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। और चौथा, जो दो प्लैनेट क्लोज डिग्री पे हैं, चाहे उनके बीच में ताजिक एस्पेक्ट है या नहीं, तो जिन भी भावों के वो स्वामी हैं, जिन भी भावों में वे प्लेस्ड हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न हो सकता है।
राहु और केतु को भी हम देखेंगे कि राहु और केतु से रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है यदि राहु और केतु लग्न लॉर्ड चंद्रमा या कार्य से रिलेटेड हो। अब इन ग्रहों से रिलेटेड प्रश्न कैसे होगा? उस भाव से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, उस भावेश से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, लॉर्ड से रिलेटेड, उसके सिग्निफिकेशन से रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। जो ग्रह इन्वॉल्व हो रहा है उससे, उसके सिग्निफिकेशन से, जैसे राहु के केस में राहु के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। तो आज मैंने जो मॉडर्न टेक्निक से हम किस तरीके से मूक प्रश्न का जवाब देंगे या समझेंगे ये बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। आगे मैं लेकर आने वाला हूँ ओल्ड टाइम में हम मूक प्रश्न को किस तरीके से पता करते थे कि नेटिव क्या पूछने के लिए आपके पास आया हुआ है। आप देखते रहिएगा मेरे चैनल, और यदि आपको किसी भी तरह की कोई रेमेडीज चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, तो मंत्रा बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको रेमेडीज़ दूंगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।